सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत ज़्यादा अवेटेड वीडियो थी दोस्तों। कई बच्चों ने पूछा मुझसे कि भैया सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मैथ की स्ट्रेटजी बता दीजिए। और मैंने दोस्तों इस बार थोड़ा सा अलग रखा है कि मैं आपको वीडियो में सिर्फ बोलूँ ना मैथ की स्ट्रेटजी की कैसे होती है। मैंने आपको नोटबुक में पूरी चीज़ें बताई हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अप्रोच कैसी लगी, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगेंगी तो मैं आगे और अच्छे से वीडियो जो है उसमें और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। सब कुछ मैंने क्लियर किया है इसमें कि आपको पढ़ना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है आपको। ये सारी बातें जो भी बिगनर है उसके लिए, जो भी कोचिंग में है उसके लिए, जो 2026 में तैयारी करने वाला है उसके लिए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर करी हैं। पूरी वीडियो बहुत अच्छी बनी है दोस्तों। मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया उसके अंदर, चाहे वो कैसा भी रिलेटेड हो। इसके बाद मुझे लगता है कि आप पे कोई डाउट नहीं रहेंगे। आपको बस इस पूरी वीडियो को देखना है और फॉलो करना है इसे। आंख बंद करके अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे, मतलब मैं आपको इस बात का विश्वास दे पाऊंगा कि अगर आपने इस चीज को फॉलो कर दिया तो कोई भी आपका रिजल्ट नहीं रोक पाएगा। उन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेके मैंने बहुत सारी चीजें एलेबरेट करी हैं। ओके, और इसके बाद भी अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को लगता है कि आपको किसी और चीज पे कोई वीडियो चाहिए, या फिर जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनको किसी और चीज पे चाहिए कि कोचिंग में शेड्यूल कैसे बनाएं, एनालिसिस कैसे करें, इन सब पे अगर कुछ चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जरूर बताइएगा कि यार ये अप्रोच कैसी लगी, क्योंकि मेहनत काफी लगी है दोस्तों। और अब इससे आगे जो वीडियोस आएंगी वो भी ऐसे कंटेंट में आएंगी, अगर आपका इस वीडियो का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो अच्छा रहेगा तब। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। डायरेक्टली सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ नोटबुक में, और जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो गाइस अब हम डायरेक्टली बात करते हैं अपने मैथ की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि मेन हम लोग करने वाले हैं। लिख के मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे वीडियो में अगर मैं बोल देता हूँ तो उतना इफेक्टिव वो रहता नहीं है। आप लोग को समझ में भी नहीं आता है कई बच्चों को कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में नहीं आ पाती हैं। बोलने से कितना ही फ़र्क पड़ता होगा। इसलिए मैं लिख के आपको आज समझाऊंगा कि आखिर किस तरीके से आपको मैथ की स्ट्रेटजी रखनी है। ओके, और जिन भी बच्चों का ये डाउट थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब 3 सेक्शन रहेंगे। पहले हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, मैथ आखिर किस लेवल की आती है, क्या होता है, किस तरीके से होती है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिस के बारे में, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम। एंड अल्टीमेटली एट द एंड हम लोग बात करेंगे अपने रिवीजन के बारे में, क्या कि रिवीजन कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन ही रहने वाला है इस पूरे स्ट्रैटेजी में, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर हमारी जो पूरी मैथ की स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अगर मैथ का ओवरव्यू दे दूँ तो उसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मैथ्स आती है दोस्तों, आप सभी को पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको ये बात पता होनी ही चाहिए कि ये आती है आपकी 600 नंबर की। ओके, इस बात को बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। मतलब जो भी ये मार्किंग स्कीम होती है हमारी, ओके, ये मार्किंग स्कीम आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं आपको रात में भी उठा दूं तब भी आपको ये पता होना चाहिए। हर एक जो क्वेश्चन होता है आपका, पर क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहेगा 12 मार्क्स का, ठीक है। इसके आपके करेक्ट पे आपको मिल रहे होंगे नंबर, और आपके 3 नंबर कट रहे होंगे इनकरेक्ट पे। साथ ही साथ दोस्तों इसका मैथ का जो सेक्शन रहेगा उसके लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे 70 मिनट्स, जो कि मोर देन इनफ है। मैं मानता हूँ ये एक इतना ज़्यादा टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम है ये, कि आप लोग बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। ये इतना टाइम है क्योंकि जिस हिसाब से जो लेवल आता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मान सकता हूँ 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे और जिसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है। और वो 2-4 क्वेश्चन आपको करने वैसे भी नहीं है। जब आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि वो 2-4 क्वेश्चन से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये वाली बात होगी आपकी समझने वाली कि आखिर मैथ्स जो होगी आपकी वो 600 नंबर की आएगी। करेक्ट के 12 नंबर, इनकरेक्ट के 3 नंबर मिलेंगे, और कटेंगे मतलब, और 70 मिनट का आपके पास टाइमिंग रहेगी। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से। कुछ बच्चों ने यहाँ पे कोर्स ले रखा होगा, पेड कोर्सेज आते हैं वो ले रखे होंगे बच्चों ने, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। अब तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। सेल्फ स्टडी में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 तरीके से, या तो वो पीडब्ल्यू की तरफ से पढ़ रहे होंगे, बहुत नॉर्मल है, मतलब ज़्यादातर बच्चे यहीं जाते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो भी आईआईटी मेंस की तैयारी करता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वही हमारा भी है और हम वही पढ़ लेंगे, क्योंकि सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ सेम ही है, लेवल का डिफरेंस है बस, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे अपने बुक से पढ़ते हैं। जो बच्चे बुक से पढ़ते हैं वेल एंड गुड, बहुत सही, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे होंगे वो गाइडेंस दे रहा होगा, और इसके बाद आप लोग को स्विच बुक पे ही करना है, ठीक है। ट्विस्ट कहाँ पे आता है, देखिए कई सारे बच्चे जो पीडब्ल्यू में पढ़ते हैं ना, उनको पढ़ाने वाला क्या लेवल रहेगा, उनका रहेगा आईआईटी का, जो आपका यहाँ पे जी मीन्स का रहता है, वो ये लेवल का पढ़ रहे होते हैं। एडवांस तक पढ़ लेते हैं मतलब कई बच्चे, क्योंकि अब ये तो डिफाइन नहीं है ना भाई। वो लोग जिस तरीके से पढ़ेंगे उन्हें थोड़ा ना पता है पीडब्ल्यू वालों को कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं निमसेट की, वो तो तैयारी करवा रहे हैं किसकी, आईआईटी मेंस की।
इसीलिए आप लोगों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, चलो मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि आप मत पढ़िए, क्योंकि जिसको जहाँ समझ में आ रहा है, जिसको लग रहा है कि हाँ लेवल सेम है, वो बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते जाइए। बस हाँ ये ज़रूर कर लीजिए कि आप लोग अपने इसके साथ जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको लेवल का पता लग जाएगा। ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप IIT मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ जो आपको क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे होंगे ना, बहुत डीप पढ़ाते हैं, बहुत डीप, 70-80 लेक्चर में आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ निमसेट की, तो निमसेट के क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग को मुश्किल से मुश्किल 7 दिन चाहिए। 7 दिन में आपको क्वाड्रेटिक बहुत बेहतरीन खत्म हो जाता है, एज अगर हम लोग लेक्चर वाइज चलते हैं तब। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा, लेक्चर वाइज आपके 7 दिन में खत्म हो जाते हैं, प्रैक्टिस तो आपकी थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, उसकी बात अलग है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी आपका, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कितना लेवल आता है। यहाँ आदमी कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि अगर वो टेस्ट सीरीज भी देगा तो भी पता नहीं लगता है कि सिलेबस में क्या क्या है क्या नहीं है। टेस्ट सीरीज देता है तो वो मॉक होते हैं बेसिकली, तो मॉक में क्या होता है, आदमी सब कुछ इंक्लूड कर देता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। मॉक में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं लोग अपने मेंस के लेवल के, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे आदमी को अंडरस्टैंडिंग कम हो पाती है थोड़ी सी। लेकिन तब भी अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपका मेंटर रहेगा उससे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, तो वहाँ से आपकी एक मदद हो जाएगी। अब जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, बुक कई तरीके की हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, अरिहंत का जो MCA पैकेज है वो ले लेते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में वो एक, मैं मानता हूँ सिर्फ एक यही बुक है, और कोई बुक है नहीं। अगर आप लोग MCA को जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, अरिहंत का MCA हो गया। फिर आएंगे कुछ बच्चे सेल्फ स्कोरर की तरफ, ठीक है, सेल्फ स्कोरर जो है उसकी तरफ जाएंगे। फिर कुछ बच्चे आएंगे यहाँ पे RD शर्मा की तरफ, ठीक है, ये वाली बात होगी। इस तरीके से आपकी जो 3 स्ट्रैटेजीज हैं ये करते हैं लोग। कुछ बच्चे क्या हैं, वो तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों में कहेंगे भाई अब इतना पढ़ लेंगे हम, हमारा नंबर आएगा ही आएगा। डेफिनेटली आपका ही नंबर आएगा अगर आपने इतना पढ़ लिया तो। लेकिन मेरा ही मानना है भाई कि एक चीज़ को ज़्यादा बार आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें कमांड लेना है, और वो चीज़ आपको ज़्यादा फायदा देगी, रेदर देन आपने 50 बुक सॉल्व कर दी और आपको फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा होगा कि कई सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे आपके इन तीनों में ही जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। ओके, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको जो रिवीजन की जरूरत होगी, लेकिन इतने सारे आपको चीज़ें बंडल हो जाएगा आपके पास, इतना सारा काम हो जाएगा आपके पास, आप तैयारी कैसे करेंगे इतनी, मतलब मैं, आप खुद सोचिए कि आपके पास कम से कम, अगर इन तीनों के मैं सबको जोड़ लूंगा ना, तो आपको 50-60 हज़ार सवाल हो जाएंगे। 50-60 हज़ार सवाल को अगर आप ऑन एन एवरेज, मतलब कोई, मैं मानता हूँ कोई मतलब नहीं बनता है आप लोग का, आप इतनी मेहनत करेंगे, वेस्ट जाएगी आपकी मेहनत। 50-60 हज़ार सवालों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप चुन लीजिए अपने, मुश्किल से 2,500-3 हज़ार सवाल होते हैं, उन 2,500-3 हज़ार सवालों को करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, उनका रिवीजन करिए, दैट्स इज मोर देन इनफ। वो मैं बताऊंगा आपको, आगे डिस्कस करूंगा प्रैक्टिस और रिवीजन में कैसे करना है। लेकिन अभी समझिए कि बच्चों की स्ट्रेटेजीज ये रहती हैं कुछ। अरिहंत हो गया, सेल्फ स्कोर, तीनों ही बहुत अच्छी बुक हैं, और तीनों ही मतलब मान सकते हैं कि निमसेट लेवल की हैं। सेल्फ स्कोरर में मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मैंने बुक सॉल्व करी है, ओके, पर मैं इस पे रहा नहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि भाई ये मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देगा। कुछ क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल वाले हैं वो आप कर सकते हैं, ओके। फिर इसके अंदर सेल्फ स्कोर के अंदर क्या सेक्शन वाइज बटे हुए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह बहुत कुछ है उसके अंदर, ओके। उस चीज़ में भी आप मत जाइएगा, मेरा तो ये मानना है कि उसमें आप मत जाइएगा, इसमें फ़ायदा रहता है। आप नॉर्मल जो लेवल है आपका MCQ सॉल्व कीजिए, और मैं तो बोलूँगा सेल्फ स्कोरर ना आप तभी सॉल्व करिए जब आपके पास ये ऑलरेडी हो। अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो मैं बोलूँगा आप जाइए और RD शर्मा को उठा लीजिए, बस बहुत है ये। RD शर्मा इज इनफ, मतलब मेरी प्रायोरिटी रहेगी RD शर्मा पे। मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व करी थी सेल्फ स्कोरर, और सेल्फ स्कोरर आपको फायदा कब देगी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, थोड़े से आपके जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने में मदद कर देती है, इससे ज़्यादा मदद नहीं करती है। और सेल्फ स्कोरर जो है वो पूरी तरीके से बना ही गई है वो, कि IIT मेंस और मतलब उन एग्जाम्स को कवर करने के लिए वो। लेकिन RD शर्मा क्या है, ऑब्जेक्टिव वाली, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ पहले ही, ऑब्जेक्टिव वाली की बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव के जो MCQ वाले सवाल हैं वो आप कर सकते हैं, ओके। इसमें कुछ मतलब जो MCQ प्रैक्टिस वाली है वो आप कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो सॉल्व MCQ हैं वो आप कर सकते हैं, सॉल्व वाले भी आप कर सकते हैं, ये वाले, ये दोनों बहुत सही हैं। और मोर देन अगर आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे ना, और वहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको यहीं से सवाल मिलेगा, मतलब RD शर्मा से मैक्सिमम आपको सवाल मिलेगा। बहुत 2 बुक आती हैं, इसकी बहुत मोटी बुक है, और जेन्युइनली आपको इसी से मिलने वाले हैं सारे सवाल। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये वाली बात होगी आपकी कि ओवरव्यू क्या है, मैंने आपको बता दिया कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। अभी इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चे की क्या क्या वो है, मतलब तैयारी करने की अप्रोच रह सकती हैं। यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ 2025 वालों के लिए। सबसे पहले ये बता दूँ मैं, कुछ बच्चे अगर देख रहे हो तो वो देख लें। जो 2026 वाले हैं उनको मैं छोटी सी एक बात बताऊँगा, भाई तुम अभी अगले कुछ 6-7 महीने तक तो अपने NCERT सॉल्व करो बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास टाइम बढ़िया है। तुम अपनी NCERT सॉल्व करो, कहाँ शुरू करोगे, 8th 9th 10th ये तीनों NCERT सॉल्व करो, और फिर NCERT सॉल्व करो 11th 12th की। जो 2026 वाले हैं ये उनके लिए, ओके, ये बात आप समझ जाइए। जो 2026 वाले हैं उनके लिए है कि अपना 8th 9th 10th की NCERT और 11th 12th की NCERT सॉल्व कीजिए अगले 6-7 महीने में, बहुत बेस्ट कर लीजिए, तो आगे आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कोई। ठीक है, ये वाली बात 26 वालों के लिए हो गया। 25 वालों के लिए बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिस की बात। अब बात कहते हैं प्रैक्टिस पे।
ओके, ओवरव्यू आप लोग को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस को लेकर। जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग ले रखी है, जो कोचिंग में जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन ले रखी है भाई, उन्हें मैं अपनी तरफ से जो गाइडेंस दूंगा ये दूंगा कि आप लोग सिर्फ कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कीजिए, मोर देन इनफ है। उसको बार बार करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप बुक की तरफ मत भागिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनल सजेशन मेरा यही रहेगा। मत कंफ्यूज होइएगा, चाहे कोई मैं ही कहूँ आपको बेसिक आईडी शर्मा सॉल्व करने के लिए, मत करिए। जो कोचिंग जा रहे हैं वो कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करिए, उस पर स्टिक रहिए, सर पे विश्वास कीजिए, अपनी कोचिंग वालों पे विश्वास कीजिए, वो लोग आपकी नैया जरूर पार लगवाएंगे। जो बच्चे सेल्फ कर रहे हैं ये उनके लिए है सबसे बड़ी बात। और मैंने मतलब मेन देखिए, जो कोचिंग कर रहे हैं उन्हें तो गाइड करने के लिए 50 आदमी है ही कोचिंग वाला, वो पैसे भी इसलिए दे रहा है कि भाई उसे गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी वालों को नहीं है, उनके लिए मतलब मैं मेन मदद करता हूँ भाई। मैंने कोचिंग लिया, जो मुझे वो ज्ञान दे देते हैं मैं यहाँ के बता देता हूँ, सिंपल रहता है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, वो भी रहती हैं चीज़ें। अब देखिए आप लोग, सेल्फ स्टडी वाले जो बच्चे सेल्फ स्टडी की तरफ पूरे तरीके से लीन हो चुके हैं कि भाई हमें सेल्फ स्टडी ही करनी है। सेल्फ स्टडी में 2 बच्चे आ रहे होंगे, एक होगा एकदम बिगनर जो न्यू होगा, और एक होगा भाई ड्रॉपर जिसने ड्रॉप लिया होगा, ठीक है। जो ड्रॉपर है भाई वो आरडी शर्मा सॉल्व करना शुरू कर दे, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, अपना बढ़िया तरीके से आरडी शर्मा सॉल्व करे, टेस्ट सीरीज ले ले, बेस्ट है। हाँ, अगर आपको चाहिए कि नहीं कोचिंग ले लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, टाइम टेबल बना रहेगा, शेड्यूल बना रहेगा, तो ठीक है ना, आप लोग सही अपना आरडी शर्मा सॉल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, साथ साथ अपने प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट दीजिए, बात खत्म। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, अपना आरडी शर्मा उठानी है। हर एक जो चैप्टर आएंगे उन चैप्टर्स को क्लियर करना है। कैसे भी करके क्लियर करेंगे आप, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे आप लोग, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है आप लोग को कि आप जा रहे हैं पीडब्ल्यूपी की तरफ कोर्स जा रहे हैं, नहीं तो आप इस वाले उसमें फंस जाएंगे, जो आपको नहीं फंसना है। सेल्फ स्टडी वाले हैं, चैप्टर वाइज अपने देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे आरडी शर्मा के अंदर एसेशन रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा सिर्फ, मतलब उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइएगा कि ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो पागल हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आप लोग को। उनको देख लीजिएगा, तैयारी अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कोचिंग की लैंग्वेज क्या है, इस हिसाब से ज़्यादा उसकी तरफ स्ट्रेस मत लीजिएगा कि वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। क्योंकि देखिए हमारा जो लेवल आता है, जो क्वेश्चन है, हमारा पैटर्न है, उसमें कहीं भी एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, ये वाली बात है, तो इसको समझिएगा। पर हाँ, पढ़ सकते हैं आप लोग जरूर, उससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हो जाएंगे। बाकी आपको सॉल्व करने हैं एमसीक्यू, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस आपको आरडी शर्मा से ही करनी है। प्रैक्टिस में आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि देखिए आप लोग जब भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो जितने आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं एक टाइम पे वो बेस्ट है। मतलब आपसे आपने किया एक क्वेश्चन में आप लोग आए, ओके, और आपने सॉल्व किया, 10-5 मिनट उसमें टाइम निकाला, 10-5 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 मिनट टाइम बिताया उसमें, क्वेश्चन समझा, ओके, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, सॉल्व हो गया, मेथड आपका लंबा था, तो आपने बाद में एनालाइज किया कि अच्छा मैं इसको शॉर्ट कौन से तरीके से कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, आप लोग शॉर्टकट की तरफ मत भागिएगा। आप लोग ये देखिएगा कि मैं किस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जल्दी रख सकता हूँ, कैलकुलेशन जल्दी कर सकता हूँ, वही आपका शॉर्टकट रहेगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, ये भी समझ जाइएगा आप लोग। बहुत रेयरली आप मिल गए तो मिल गए, नहीं तो नहीं आते हैं शॉर्टकट, आपको सब कुछ सॉल्व भी करना होता है। तो ये वाली बात आप लोग समझ जाइएगा, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया हो जाएगी इससे। एक और बात दोस्तों, प्रैक्टिस वाले जो बच्चे हैं, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनके लिए ये ओके, बात याद दिलाएगी मुझे कैलकुलेशन से। मैं पहले आपको ये बातें क्लियर कर दूं, पर मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको कैलकुलेशन का बता दूंगा। आरडी शर्मा के आपको पता लग गए कैसे कैसे आपको सॉल्व करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, और ये काम मतलब को ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, मतलब आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है, ये आपको दिसंबर मैक्सिमम जनवरी तक खत्म कर देना है। मतलब ये जनवरी आपका एकदम रेयर केस है, मतलब ब्याह शादी हो गया, वहाँ बिजी हो गए, तब है रेयर। अदरवाइज आपको ये कंप्लीट ही करना है दिसंबर में। दिसंबर से पहले हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप लोग जनवरी तक इसे कंप्लीट ही कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज, अगर आप अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो ज़रूर जाइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपका लेवल पता लगता रहेगा। अगर बीच में आपसे कोई गलती हो भी गई तो आप लोग के पास इतना टाइम रहेगा कि आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में भी अपनी जो गलतियां हैं ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी वाले थोड़े भटकते ज़्यादा हैं इसीलिए। और यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल हुआ पड़ा है अब भी, लेकिन कंटेंट मुझे तो नहीं मिल पाता बढ़िया कि यार हाँ मैं जैसे कहूँ कि हाँ बेस्ट कंटेंट है, सब कुछ बता दिया इसने, ये वाली बात है। और जिस भी इस टीचर को पढ़ रहे हैं उसकी तरफ स्टिक रहिए, ज़्यादा भटकिए मत, ये भी एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको। और इसी तरीके से पढ़ना आपको, टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। दोनों ही सेल्फ स्टडी वालों को टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है यार। टीचर वीचर से बात कीजिए, पैसे कम हैं तो टीचर से बात करके पैसे कम करवाइए, कुछ भी करिए, पर टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है लेना। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपको अपना लेवल पता लगता रहेगा बीच में। और बहुत सही बात कही है भाई कि लेवल सबके निकलेंगे, क्योंकि जिस बच्चे ने अपना लेवल चेक नहीं किया वो बेकार हो जाएगा भाई।
उसके पास अल्टीमेटली जब वो दिसंबर जनवरी में टेस्ट दे रहा होगा और जब अगर उसने टेस्ट दिया ही नहीं होगा तो एग्जाम में जाएगा तो वो बेड़ा गर्क करने वाला है। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेस्ट में आपको अलग पता लगती हैं, आपका लेवल अलग पता लगता है आपको, और अप्रोच अलग पता लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो सेल्फ स्टडी वाले टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा, साथ में प्रैक्टिस अपना RD शर्मा के साथ करते रहिएगा। जो भी लेक्चर्स आप कंप्लीट कर रहे हैं तो वन शॉट देखिए, अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो वन शॉट देख लीजिएगा। और वन शॉट मतलब आपकी होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक लेवल की, कुछ घंटे की होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं वन शॉट 1 घंटे में खत्म होगी, ऐसा नहीं, कुछ घंटे की होनी चाहिए वन शॉट। लगभग 3-4 घंटे की है तो बेस्ट है। छोटे चैप्टर है उनकी छोटी रहेगी, उसमें बात अलग है, पर जो बड़े चैप्टर है उनके लिए होनी चाहिए भाई कि हाँ हमने पढ़ा है। ऐसा ना हो कि वन शॉट का मतलब ये नहीं हो गया कि आपने छोटी छोटी चीज़ें बस खत्म कर दी, ऐसा नहीं। वन शॉट देखिए और प्रैक्टिस कीजिए अपनी RD शर्मा से। समझ में आ गया? कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आप लोग को? कैलकुलेशन के लिए अपना दिन में आधा घंटा निकालिए, इनफ है। अपनी कैलकुलेशन कीजिए, साइड बाय साइड अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्पीड टेस्ट करके एक ऐप है, बहुत सही ऐप है वो, उससे आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, टेबल वगैरह याद हो जाएंगे बहुत ईजिली, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हो जाएगा, बेस्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी बेस्ट है। तो बस ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी है डेली, 30 मिनट्स देने ही देने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 70 मिनट का टाइम है भाई, लेकिन LR में आपके पास 30 मिनट का टाइम है, वहाँ दिक्कत आ जाती है, इसलिए कैलकुलेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों रिवीजन की। रिवीजन नहीं किया अगर आपने तो जो भी यहाँ मैंने बताया है इनका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं, ये जीरो है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये दोनों जीरो हैं, फिर इनका ना आपसे कोई मतलब होने वाला है, ना आपका हवा तक भी नहीं लगेगी आपने क्या पढ़ा है। तो रिवीजन करना है। रिवीजन मेरे हिसाब से जो बच्चे कर पा रहे हैं, मतलब क्योंकि देखिए रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होता है भाई, इनफ टाइम चाहिए होता है। रिवीजन वीक में कोई भी एक दिन रखिए जिसमें से अपना आप लोग डेडिकेट कर रहे हैं रिवीजन के लिए। डेली मतलब या तो अगर आप डेली कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, डेली तो बेस्ट है भाई, अगर आप डेली कर सकते हैं रिवीजन तो बेस्ट है, लेकिन वीकली तो आपका रिवीजन होना ही चाहिए। जो भी आपने वीक में पढ़ा है वो आपको पूरा रिवाइज करना है उस दिन, ओके। उस दिन करिए या फिर रात में आके करिए, कुछ भी करिए, ओके। रिवीजन आपको करना है। रिवीजन में कोई भी आपको यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है, रिवीजन को कभी हल्के में नहीं लेना है। रिवीजन में सब कुछ आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चंस हो गए, अब ऐसा नहीं कि रिवीजन में दोबारा से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हार्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट देखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं अपने, और टेस्ट अगर हुआ है तो उसका एनालिसिस करना है। यही आपका रिवीजन रहने वाला है। समझ में आ गया? पर रिवीजन मस्ट है दोस्तों, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर मैंने इतना ज़्यादा जोर दिया है रिवीजन पे तो रिवीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन पे बिल्कुल आंख बंद करके काम कीजिए। रिवीजन को बिल्कुल ही मतलब रिवीजन ही रिवीजन होना चाहिए आपका, ऐसा लगना चाहिए आपको कि हाँ मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, और बढ़िया है। बाकी अगर आपने ये चीज़ें ध्यान दे ली, बहुत ईजिली पेपर क्लियर हो जाएगा। पेपर टफ नहीं होता है, ओके। पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं होता है, इजी पेपर होता है। बस आपको थोड़ा सा अपना जो मेंटल पीस है इसे मेंटेन करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैंने गलती कर दी ओवर कॉन्फिडेंट होके, बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं होना है आपको। सामने लिख लीजिए भाई बेशक अपने कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, नहीं होंगे आप। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये थी पूरी बात। जिन बच्चों का मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैंने आई होप कि सब कुछ क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लग पा रहा है अभी तक कि कोई मैंने चीज़ें छोड़ी हैं, ओके। सब कुछ बता दिया मैंने, ओवरव्यू हो गया, प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया, सब बता दिया मैंने। अगर अब भी कुछ रह जाता है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हो सकता है दोस्तों आगे जो वीडियोज आएंगी उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं धीरे धीरे करके अपने आप को फुल फ्लेज प्रिपरेशन में शुरू करने वाला हूँ, तो जैसे भी होगा एडजस्ट करेंगे, ओके। और बताइएगा आप लोग कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है, मतलब नोटबुक में लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे लिए बहुत जरूरी जानना, क्योंकि अगर ऐसे पसंद आ रहा है तो मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। और हो सकता है मैं आप लोग के लिए मतलब कुछ ऐसा भी कर दूँ भाई, एनालिसिस वगैरह मैं आप लोग के साथ करने लगूँ, तो इससे भी आपको काफ़ी मदद होगी। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया एनालिसिस पे वीडियो बना दो। हाँ यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं एक बहुत बेस्ट जो एक वीडियो है, क्योंकि आपको मुझे बहुत ईजिली समझाना है चीज़ों को, तो उसके लिए मैं तरीका अभी ढूंढ रहा हूँ, ओके। और डेफिनेटली वीडियो मिलेगी आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस करना कैसे, ओके। उस पर बहुत ज़रूरी भी है वो वीडियो, उससे आपको समझ में आएगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, इंप्लीमेंट कैसे करनी है, अप्रोच क्या होती है। तब तक के लिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।